मैं बचपन से ही साहसी रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरा विवाह विजय से करना चाहते थे। शुरू में मुझे भी विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे एमएड पूरा होने के बाद हमारा विवाह होना तय हुआ था। सरल स्वभाव का विजय मेरा अच्छा मित्र था, किंतु हमारे बीच प्रेम जैसा कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा मानना था कि मित्रता विवाह के पश्चात प्रेम का रूप खुद ही ले लेगी, परंतु तब मैं कहाँ जानती थी कि प्रेम एक ऐसी दृष्टि का नाम है जो अबाध्य है। जब विशाल नाम का एक बादल मेरे तपते जीवन में ठंडक लेकर आया, तब मैं पिघलती चली गई थी। मेरा बंजर हृदय विशाल के प्रेम की वर्षा में भीग गया और मम्मी पापा के निर्णय के खिलाफ जाकर मैंने विशाल से शादी कर लिया था। हमारे विवाह के समय तक मेरी नौकरी एड हॉक टीचर के रूप में एक प्राइवेट कॉलेज में लग गई थी। विशाल चार्टर्ड अकाउंटेंट था। थोड़े से विरोध के बाद दोनों परिवारों ने हमारा रिश्ता मंजूर कर लिया। हम प्यार में थे, खुश थे। परिवर्तन एक दैनिक प्रक्रिया है। हमारा जीवन भी बदला। विवाह के 12 वर्ष सपनों की नदी पर नंगे पैर चलते हुए पार हो गए। विशाल के नाम और काम दोनों में बढ़ोतरी हुई। उसने अपना कर्म स्थल लखनऊ से बदलकर इंदौर कर लिया और मेरे वर्क प्रोफाइल में भी परिवर्तन आया था। पार्ट टाइम शिक्षिका के स्थान पर अब मैं फुल टाइम प्रशिक्षक बन गई थी। साथ में मैं माँ भी बन गई थी। स्त्री के भीतर एक माँ का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं होती। एक बालिका जब एक युवती बनती है और जब यही युवती एक प्रेयसी बनती है, तो उसका हृदय अनेक भावनात्मक परिवर्तनों से होकर गुजरता है। हृदय और शरीर में संघर्ष होता है और फिर इनकी इच्छाओं व संवेदनाओं का परस्पर मिलन हो जाता है। किंतु जब प्रेयसी माँ बनती है, तो परिवर्तनों के एक अथवा दो नहीं, बल्कि अनेक स्याह गुफाओं से होकर आगे बढ़ती है। गर्भावस्था के प्रथम प्रहर में एक प्रेयसी खुद को माँ के रूप में मैं स्वीकार ही नहीं कर पाती। फिर शरीर में आ रहे परिवर्तन उसे एक नवजीवन का खुद के भीतर अनुभव प्रदान करते हैं। मातृत्व की यह भावना शब्दों के परे होती है। मात्र शिशु को जन्म दे देने से कोई महिला माँ नहीं बन जाती। खुद के भीतर मातृत्व का जन्म होना आवश्यक है। कुछ दिन बाद मेरे बेटे अनीश का जन्म हुआ और मुझे लगा मेरी जीवन की बगिया में वसंत खिल रहा हो, किंतु मैं अपनी बगिया के अंतिम कोने में छिपकर बैठे पतझड़ को देख ही नहीं पाई, और जब देखा तब तक वसंत जा चुका था। हर घर की एक गंध होती है, किंतु इसे वही ही पढ़ सकता है जिसने घर की दीवारों और वस्तुओं से लेकर रिश्तों को भी सजाने व संवारने में अपने सौरभ बिखेरा हो। इसलिए अपने घर में उस अनाधिकार प्रवेश करने वाली अजनबी गंध को मैंने भांप लिया था। कुछ दिन इसे अपनी भूल समझकर मैंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब यह जिद्दी गंध अपनी उपस्थिति विशाल की कमीज पर छोड़ने लगी, तो मैं चुप नहीं रह सकी और विशाल से पूछ बैठी, तुम कोई नया परफ्यूम लगा रहे हो? नहीं तो क्यों? गालों पर शेविंग क्रीम लगी होने के कारण विशाल के चेहरे के भाव अस्पष्ट नहीं थे। अलबत्ता आंखें कुछ चुगली कर रही थी। मैं उसकी आंखों के संदेश को पढ़ने का प्रयास कर रही थी कि विशाल अपने गीले चेहरे को मेरे गालों पर मलते हुए बोला, हमारी सासों में तो आज भी आप महकती है। जिसके पास बगीचा हो वह कागज के फूलों में खुशबू क्यों ढूंढेगा? मेरा मुखमंडल लज्जा से भर आया। फिर प्यार से धत कहकर मैंने उसे धकेल दिया और रसोई में नाश्ता बनाने चली गई थी। अचानक मेरा हृदय कागज के फूल सा हल्का होकर विशाल के प्रति असीम कृतज्ञता से छलक उठा था। कैसी मूर्ख थी मैं, इतना प्यार करने वाले पति पर अविश्वास किया। मेरी बुद्धि मेरे विश्वास को एक गुमनाम पत्र लिख चुकी थी। सब कुछ ऊपर से सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ दरक गया था। मेरी नजरें जैसे कुछ तलाशती रहती, एक मालगाड़ी की तरह बिना किसी स्टेशन पर रुके चोरों की भांति विशाल को निहारते मैं जी रही थी। कभी कभी खुद के गलत होने का अनुभव भी होता,
फिर जब एक दिन ऐसा लगने लगा कि मैं इधर उधर से आई पटरियों के संगम पर हताश खड़ी हूँ, तो दूर किसी इंजन की सर्च लाइट चमकी थी। हमने अनीस के 10वें जन्मदिन पर शानदार पार्टी का आयोजन किया था। शाम होते ही मेहमान आने लगे थे। मैं और विशाल एक अच्छे होस्ट की तरह सभी का स्वागत कर रहे थे। तभी जैसे विशाल की आंखों में एक सुनहरी पतंग सी चमक गई और उसके होठों ने गोलाकार होकर एक नाम पुकारा। मैं नाम तो नहीं सुन पाई, लेकिन उस सुनहरी पतंग की डोरी को थामे उस चेहरे तक अवश्य पहुंच गई थी जिसके हाथों में मांझा था। वहां कामिनी मजूमदार खड़ी थी, विशाल के बचपन के दोस्त रजत मजूमदार की पत्नी, उसकी बेटी सारा अनीस की क्लास में ही पढ़ती थी। अपने अंदर की शंका के सर्प को मैंने डांट कर सुला दिया और अतिथियों के स्वागत में व्यस्त हो गई थी। केक कटा, गेम्स हुए और फिर खाना लगा। कभी कभी नारी ही नारी के लिए जटिल पहेली बन जाती है, तो कभी कभी उस पहेली का हल भी। शंका के जिस विषम सर्प को मैंने सुला दिया था, कामिनी ने उसे जगा दिया। मैंने देखा, गिलास थामने के साथ साथ कामिनी की कांपती उंगलियां विशाल की उंगलियों को थामकर दबा दे रही थी। मैंने वह भी देखा, खाने की मेज पर आमने सामने बैठते ही कामिनी के कोमल पैरों में विशाल के बलिष्ठ पंजों का बंदी बन जाना, पर्दे की आड़ का बहाना बना, जानबूझकर उनका टकरा जाना और फिर सॉरी सॉरी कह एक दूसरे को देख चुप से चुंबन उछाल देना। मैं यह सब देख रही थी। सहसा मेरी तरफ देखकर कामिनी ने एक आंख मूंद ली। तब मैंने जाना कि वह चाहती थी कि मैं उसे देखूं। उसकी आंखों में जलते घमंड और वासना की ज्वाला ने मेरे वर्षों के प्रेम और समर्पण को भस्म कर दिया था। मैं विशाल से कुछ पूछ ही नहीं पाई। शायद मैं डर रही थी कि मेरे पूछे और वह झूठ बोल दे, या उससे भी बुरा अगर वह सच बोल दे। मैंने एक बनावटी जीवन जीना आरंभ कर दिया। बनावटी जीवन एक समय बाद आपको ही परेशान करने लगता है। जब तक आप इस बात को समझकर गंभीर होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब आपकी वास्तविक भावनाएं ना तो कोई देखना चाहता है और ना ही आप खुद उन्हें समझ पाते हैं। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी कमी को देखने का प्रयास करती। मुझे लगता कि मेरी ही किसी भूल के कारण विशाल मुझसे दूर हो गया था। मैं कामिनी से खुद की तुलना करती, खुद को उससे बेहतर बनाने का प्रयास करती, विशाल को हर संभव सुख देने का प्रयास करती। हमारे अंतरंग पलों को जीना मैंने कब का छोड़ दिया था। मेरा प्रयास मात्र विशाल का आनंद रह गया था। अपनी भावनाओं को दबाकर मैं खुद के प्रति इतनी कठोर हो गई थी कि हमेशा खुद को जोखिम भरे कामों में उलझाकर रखने लगी। मानो ये सब करके मैं उसे कामिनी के पास जाने से रोक लूँगी। मैं यह भूल गई कि एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसकी डोर आपसे इतनी बंधी होती है कि आपके मन की दलदल में उनका जीवन भी फिसलने लगता है। वह रिश्ता होता है एक माँ और संतान का। इसका अनुभव होते ही मैं समाप्त होने से पहले जी उठी। एक शाम जब मैं विवाहेतर संबंध क्यों बनते हैं पर आर्टिकल पढ़ रही थी, अनीस मेरे निकट आकर बैठ गया। माँ? हाँ, मैंने उसकी तरफ देखे बिना पूछा था। आई मिस यू। मैंने चौंक कर अनीस को देखा। बोली, क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? आप खो गई हो माँ, अब हंसती भी नहीं हो। मैं एलोन हो गया हूँ। दर्द के जिन बादलों को मैंने महीनों से अपने भीतर दबा रखा था, वे फट पड़े और आंखें बरसने लगी। जिस आदमी ने मेरे विश्वास और प्रेम को कुचलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, उसके लिए मैं अपने बच्चे और खुद के साथ कितना सौतेला व्यवहार करने लगी थी। मेरा मृतप्राय आत्मविश्वास जीवित हो उठा। मैंने उस दिन मात्र अनीस को ही नहीं, अपने घायल मन को भी गले लगा लिया था।
मैंने पूरी रात सोचकर एक निर्णय लिया और अगले दिन सुबह ही रजत मजूमदार का फ़ोन कर दिया था। 2 दिनों बाद रजत और कामिनी मेरे लिविंग रूम में मेरे सामने बैठे थे। रविवार था तो विशाल भी घर पर ही थे। रजत की बेटी शारा को मैंने अनीस के कमरे में भेज दिया। कमरे का तापमान गर्म था। वहाँ की खामोशी में सभी की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं और विशाल अलग अलग कुर्सियों पर बैठे थे। कामनी और रजत सोफे पर एक साथ बैठे थे। सभी एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। इस रिश्ते का क्या भविष्य है? विशाल की तरफ देखकर बात मैंने ही शुरू की। बताओ कामनी, रजत ने कहा। उनके बीच बात हो गई थी। 2 दिनों पहले जब मैंने रजत को फ़ोन किया था तब रजत ने मुझे विशाल और कामिनी को रंगे हाथ पकड़ने की बात बताई थी। अपने और कामिनी का मनमुटाव के बारे में भी बताया। मैंने जब उन दोनों को घर आकर बात करने को कहा तो रजत ने स्वीकार कर लिया था। उस रात कामिनी ने विशाल को फ़ोन भी किया, लेकिन विशाल ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैं तो उसके कुछ कहने का इंतज़ार ही करती रह गई। मैं तो उसका पर स्त्री के प्रति आकर्षण भी स्वीकार कर लेती, लेकिन यह छल और अनकहा अपमान मुझे स्वीकार्य नहीं था। इसलिए जब उस दिन विशाल ने कहा, मैं जानता हूँ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन प्रेम वायु है, उसे ना तो सही गलत की परिभाषा रोक सकती है और ना समाज के बनाए नियम। प्रेम तो वह नदी है जिस पर बनाए गए हर बांध को टूटना ही होता है। मैं और कामिनी प्रेम में हैं और सदा रहना चाहते हैं। उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर मेरी आंखें छलछला आई थी। मैं एक बार विशाल को देखती और फिर कामिनी को, फिर उन दोनों को देखकर पागल सी हो रही थी। पर मैं रोई नहीं, बहुत रो चुकी थी। विवाह के शुरुआती दिनों की मधुर स्मृतियाँ, विवाह पूर्व उस सरल विशाल का प्रथम अनाड़ी चुंबन मुझे व्याकुल कर रहा था। उन दिनों वह मुस्तफ़ा जैदी की एक शायरी मेरी आँखों को चूमते हुए कहता, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कह कंसा नहीं है। आज कहाँ गया वह अनुरोध, वह प्रेम, वह आलिंगन। ना चाहते हुए मेरी नज़र कामिनी के लंबे काले बालों पर चली गई। ना जाने कितनी बार ये केस मेरे जीवन सहचर के नग्न वक्षस्थल पर लहराए होंगे। मैंने घबराकर नज़रें नीची कर ली थी। हम सोलमेट्स हैं, कामिनी ने कहा था। प्रेम थोपा तो जा नहीं सकता, जैसा कि मैं कल कह चुका हूँ। अलग हो जाना सही विकल्प है। रजत ने इतना कहकर मेरी तरफ देखा। 3 जोड़ी आंखें मुझ पर ठहर गई थी। मैं अभी आर्थिक रूप से विशाल पर निर्भर हूँ। जब शादी घर वालों की इच्छा से विरुद्ध की तो इसका परिणाम उन पर क्यों थोपूं? मुझे नौकरी ढूंढने के लिए कुछ समय चाहिए। तब तक अनीस के साथ मेरी भी जिम्मेदारी विशाल को उठानी होगी। इस घर में हम दोनों का पैसा लगा है तो शीघ्र ही विशाल को मेरा हिस्सा भी देना होगा। अनीस तो खैर इनकी जिम्मेदारी हमेशा रहेगा। उम्मीद करती हूँ तुमने मात्र जीवन साथी के पद से इस्तीफा दिया है। पिता तुम आज भी हो। ना कोई आरोप, ना आंसू, ना क्रोध। विशाल खामोश मुझे देखता रहा था। जहाँ तूफान की आशंका हो वहाँ आंसुओं की रिमझिम का भी अभाव रहा। मेरी इस उदासीनता के लिए विशाल प्रस्तुत नहीं था। हमारे बीच एक छोटी सी बात अवश्य हुई, लेकिन मैंने विशाल पर क्रोध नहीं किया। क्रोध तो वहाँ होता है जहाँ अधिकार हो। एक अपरिचित पर कैसा अधिकार? विशाल और कामिनी साथ रहने लगे थे। रजत ने कामिनी की जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया, जो सही भी था। वैसे सारा की जिम्मेदारियों से उसने कभी इनकार नहीं किया। तलाक के पेपर कोर्ट में डाले जा चुके थे, जिस पर साल भर में फैसला आने की उम्मीद थी। 4 से 5 महीने की भाग दौड़ और कुछ दोस्तों की सहायता से मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में परमानेंट नौकरी मिल गई थी।
अनीस और सारा का स्कूल 3 बजे समाप्त हो जाता था। बस स्टैंड से कामिनी दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती। विशाल चाहता था कि अनीस कामिनी को अपना ले, हालांकि कामिनी और अनीस दोनों ही इस प्रबंध से नाखुश थे। शाम को कॉलेज से लौटते हुए मैं अनीस को अपने साथ ले आती थी। परिवर्तन इस बार भी सभी के जीवन में आया था। अपनी पीड़ा को पीछे छोड़कर मैं स्वावलंबी हो रही थी। कामिनी को अब 2 बच्चों को संभालना पड़ रहा था, जो उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। रजत की कंपनी ने उसका स्थानांतरण स्पेन कर दिया था और विशाल, उसके ऊपर तो अब 3 घरों की जिम्मेदारी आ गई थी। अनीश और कामिनी के अतिरिक्त इकलौता बेटा होने के कारण उसके ऊपर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी थी। पति की मृत्यु के बाद विशाल की माँ मेरठ में अपने संयुक्त परिवार के साथ रहती थी, लेकिन छुट्टियों में उनका इंदौर आना जाना लगा रहता था। विशाल के इस निर्णय से वे भी खुश नहीं थी। वैसे इसके पीछे का कारण मेरे प्रति कोई लगाव नहीं, बल्कि वर्षों पुराना रोग की क्या कहेंगे लोग था। किसी भी प्रेम और रिश्ते से ऊपर होता है मनुष्य का खुद के प्रति सम्मान और प्रेम। इसीलिए हर स्त्री को अपना आर्थिक प्रबंध रखना चाहिए। समय और रिश्ता बदलते देर नहीं लगती, लेकिन इस सब में सबसे अधिक नुकसान दोनों बच्चों को हुआ था। उनकी तो पूरी दुनिया बदल गई थी। उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा को उत्तर ही नहीं मिल रहा था। जहाँ सारा को विशाल का उसके घर रहना पसंद नहीं था, वहीं अनीस को कामिनी के घर जाना पसंद नहीं था। मैं अनीस की उधेड़-बुन समझ रही थी। धीरे धीरे मैंने उसे परिस्थिति से अवगत कराना शुरू किया। अपने पिता से अलगाव उसके लिए सरल नहीं था, लेकिन मेरा बेटा मुझसे भी अधिक समझदार था। वह घटनाओं को देखने के साथ साथ समझने लगा और उनका आकलन भी करने लगा था। अब इस विषय पर हमारे बीच खुलकर बातें होने लगी थी। प्रेम मात्र शरीर का समर्पण नहीं है, बल्कि भावनाओं के समंदर में निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पण करने का नाम भी है। प्रेम में एक साथी की कमी को दूसरा साथी पूर्ण करता है। प्रेम शक्ति का स्रोत है और मोह व दुर्बलता का सागर। प्रेम स्वतंत्रता का भाव है, जबकि मोह उलझनों से भरा हुआ बंदिश का स्वरूप। प्रेम कुछ मांगता नहीं है और मोह मांगना छोड़ता नहीं है। प्रेम का कोई अस्तित्व मिल नहीं सकता, जबकि मोह का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। कामिनी विशाल से मोहित थी, लेकिन अभावग्रस्त सम्मोहन के साथ जीने के लिए समर्पित नहीं थी। उसकी गलती भी नहीं थी। वह एक धनी परिवार की बेटी थी। विवाह के पश्चात भी उसका जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण रहा था। रजत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। कामिनी ने विशाल से भी यही अपेक्षा की थी। एक प्रेमी के रूप में सुदर्शन विशाल उसके हृदय के सिंहासन पर बैठ गया था। लेकिन जब उसी प्रेमी की कमजोर पॉकेट का उसे पता चला, प्रेम भाव बनकर उड़ने लगा। विशाल की हालत भी इससे भिन्न नहीं थी। प्रेयसी के नखरे उठाने का आनंद उसकी जेब पर भारी पड़ रहा था। अब वह समझ रहा था, जिस मुस्कान और जिंदा दिल व्यक्तित्व से वह अपनी प्रेमिका के हृदय पर शासन कर पाया था, उसके पीछे का कारण उसकी पत्नी का समर्पण था। मैंने जिस चतुराई से घर को संभाल रखा था, उसी ने विशाल को एक तनाव रहित जीवन प्रदान किया था। समय के साथ उन दोनों का मोह भंग होना शुरू हो गया था। उनकी लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। मैंने कॉलेज के नज़दीक एक घर किराए पर ले लिया और अनीस को किसी अप्रिय परिस्थिति से बचाने के लिए उसका विशाल के घर जाना बंद करा दिया था। मैंने यूँ तो पुराने जीवन की कड़वी यादों को उस मकान के साथ ही त्याग दिया था, लेकिन अभी कुछ शेष था। इसलिए मेरा शरीर तो इस घर में आ गया, लेकिन मेरा मन पुरानी चौखट पर खड़ा इंतजार कर रहा था। आप सो गई मम्मी? कुछ पता ही नहीं चला। यादों की गाड़ी पर सवार होकर
कितनी दूर निकल आई थी। अनीस पुकारता नहीं तो कुछ देर यूं ही यादों की सैर करती रहती। नहीं बेटा, बस आंखें बंद कर कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? तुम तो बाहर खेल रहे थे। बाहर पापा खड़े हैं। पापा? हाँ, तुम अपने कमरे में टॉयज लगाओ, मैं पापा से मिलकर आती हूँ। 1 साल 2 महीने 5 दिन और 4 घंटे के बाद विशाल मेरे सामने बैठकर अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था। उसकी प्रेमिका अपने रिश्ते को एक और मौका देने अपने पति के पास स्पेन चली गई थी। पराजित प्रेमी अपनी परित्यक्ता पत्नी के पास वापस चला आया, इस आशा के साथ कि वह उसे अपना अच्छा समय समझकर उसकी बाहों में समा जाएगी। भटकना पुरुष का स्वभाव है और प्रतीक्षा स्त्री की नियति। समाज भी सोचता है कि परित्यक्ता पत्नी को फिर से पति का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अमोदिनी, मुझे माफ़ कर दो, विशाल ने मुझसे कहा। क्यों? तुम्हें माफ़ी क्यों चाहिए? मैंने कहा, मेरे अपराध के लिए। तुम जानते हो कि तुम्हारा अपराध क्या है? मैं कामिनी के जाल में फंस गया था। विशाल की बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ी थी। वह अचंभित होकर मुझे देखने लगा। इस पुरुष सत्तात्मक समाज के लिए कितना सरल है स्त्री को दोषी कह देना। कदम दोनों को भटकते हैं, मन दोनों का चंचल होता है, लेकिन चरित्रहीन स्त्री हो जाती है। स्त्री को अपराधी बना तुम खुद फिर से पवित्र हो जाते हो। कामिनी ने तुम्हें नहीं, तुम दोनों ने एक दूसरे को छला है। प्रेम तुम दोनों का अपराध नहीं है, विश्वासघात है। रजत और कामिनी अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे हैं। उनके रिश्ते में रिश्ता कहने लायक कुछ शेष होगा। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? जब विशाल ने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दूं, लेकिन मैं शांत होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी आभारी हूँ। मेरे स्वाभिमान पर, मेरे विश्वास पर मारे गए तुम्हारे एक थप्पड़ ने मेरा परिचय मेरी त्रुटियों से करा दिया। आज मैं यह समझ पाई हूँ कि कोई भी प्रेम किसी रिश्ते से ऊपर होता है। इसीलिए हर स्त्री को अपना आर्थिक प्रबंध रखना चाहिए। विद्या का उपार्जन और धन का संचय स्त्री के लिए आवश्यक है। समय और रिश्ता बदलते देर नहीं लगती। एक खूबसूरत सपने में रहना अच्छा लगता है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि सपना टूट भी सकता है। मूसलाधार प्रलय से बचने के लिए हर स्त्री को एक रेनकोट तैयार रखना ही चाहिए। हर रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। प्रेम तो मैं तुमसे करती नहीं और विश्वास इस जीवन में कभी कर नहीं पाऊंगी। यदि अनीस के लिए हम साथ होते भी हैं तो आगे चलकर यह रिश्ता कड़वाहट और छल को ही जन्म देगा। ऐसे विषैले माहौल में ना हम खुश रह पाएंगे और ना अनीस। अमोदिनी, काश कि मैं तुम्हारे योग्य हो पाता। यह कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। कल सही समय पर कोर्ट पहुंच जाना, मैंने कहा और आगे बढ़ गई। आज मैंने घर की चौखट लांघ गृह प्रवेश कर लिया था अपने घर में, जिसमें विशाल की कोई जगह नहीं थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।